पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट से मुझे उनका 2 सफ़ात का एक मोहब्बतनामा मिला। उसमें उन्होंने मेरे ऊपर और मेरे प्रोग्राम जो चलता है दुनिया न्यूज़ पे ऑन द फ्रंट, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की है और कहा है कि यकतरफ़ा प्रोग्राम किया गया। एक ख़ास 13 जून के प्रोग्राम को उन्होंने नुक्ता फ़ोकस बनाया है। इस पर मैं ज़रूर तफसील से बात करूँगा, लेकिन 2-3 पॉइंट जो उन्होंने कहे हैं जिसका मैं जवाब दूँगा आज आपको लासीर हासिल इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से। कह ये रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे कि कामरान शाहिद ने 13 जून के प्रोग्राम में नहायत गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा करते हुए GIT में चेयरमैन PTI के हवाले से गैर मुसद्दिक़ा मालूमात पर मबनी दावे किए। कामरान शाहिद ने नामालूम ज़राए से मिलने वाली गैर मुसद्दिक़ा इतलात को बिला तस्दीक अपने प्रोग्राम में पेश किया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पेशा वराना दयानत का तकाजा था कि कामरान शाहिद मालूमात के ठोस ज़राए बयान करते और किसी मशकूक ज़रिए पर इंसार के बजाय मौसूल होने वाली मालूमात को सरकारी सतह पर तस्दीक करते। वज़ीराबाद हमले पर उन्होंने मेरे हवाले से लिखा है कि कामरान शाहिद का चेयरमैन PTI पर कातलाना हमले की GIT तहकीकात के हवाले से दावा भी बिल्कुल जहालत हक़ाइक़ से ला इल्मी या हक़ाइक़ को छुपाने की काबिल मज़म्मत कोशिश है। वैसे एक बात है कि इतनी तमीज़ का दायरा जो है ना, वो मैंने हालांकि ज़रा कैमरा लेके आए जी मेरे पे, तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क के साथ बड़ा बड़ा कुछ किया जो होता है। मैंने कभी तू तड़ा करके बात नहीं की। मैंने हमेशा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ साहब का लफ्ज़ लगाया, लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, जब ये तहरीर लिखने पे आते हैं तो इनको कोई तमीज़ ही नहीं है, लिखी जा रहे हैं। बहरहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। तो उन्होंने कहा जी मैंने जो है ना वज़ीराबाद का जो कातलाना हमला था उसके ऊपर भी मैंने उस 13 जून के प्रोग्राम के ऊपर जो है ना वो हक़ाइक़ से बरक्स बातें की GIT के हवाले से। वज़ीराबाद हमले की तहकीकात करने वाली GIT ने कम से कम 2 अतराफ़ से चेयरमैन PTI पर हमले की तस्दीक की। ये कह रहे हैं कि मैंने कहा था उस प्रोग्राम में कि नहीं की, यानी कि एक तरफ से हमला हुआ था, वो जो पकड़ा गया बंदा जो है। वज़ीराबाद की तहकीकात करने वाली GIT भी कह रहे हैं ये तहरीक इंसाफ वाले कि जी वो 3 हमलावर थे, जबकि मैंने कहा कि एक ही हमलावर था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कामरान शाहिद की जानिब से मामले में अफवाज पाकिस्तान को घसीटने की मुहरक़ात भी नाकाबिल फ़हम है। मैं आपको फ़िक्र ना करें मेरे भाइयों तहरीक इंसाफ वालों, मैं आपको अभी इसका लासीर हासिल जवाब दूंगा। मैं आपकी तसल्ली करा के आपको यहाँ से उठूँगा, एविडेंस के साथ जवाब दूंगा आपको। मैं आता हूँ इसके ऊपर, आपने जाना कहीं नहीं। इसके एक एक पॉइंटर जो आपने लिखा है ना 2 सफ़ात का, मैं तो हैरान हूँ। आपके पास का इतना टाइम है कि मेरे प्रोग्राम के ऊपर आपने 2 पेजेस यकनशु 2 पेजेस का जो है आपने वो तनकीदी नुक्ता नज़र बना के पेश किया। मैं एक बात तो बता दूं, तहरीक इंसाफ की एज अ पोलिटिकल पार्टी मैं इज़्ज़त करता हूं, हम इज़्ज़त करते हैं, उसमें पाकिस्तानी ही शामिल हैं। इमरान खान साहब जो है या चेयरमैन तहरीक इंसाफ जिनको आप कहते हैं, उनकी जो उनके सियासी हरीफों के साथ जितनी जंग है उसको हम उसी तरह रिपोर्ट करते रहे, लेकिन फ़ौज के ख़िलाफ़ जो उन्होंने हरकतें की थी और जो वो बयानियाँ बना रहे थे उसका मैंने पहले दिन ही कह दिया था, साल पहले ही, इसमें हम आपके साथ, मैं तो एटलीस्ट आपके साथ नहीं हूँ। तो ये मैंने खुलेआम कहा था। अब ये जो आपने 2 पेजेस का मुझे भेजा है मोहब्बतनामा तहरीक इंसाफ ने, इसका मैं जवाब दूंगा अभी आपको। कोई मेरे साथ ज़रा पहले राना सनौला साहब मौजूद है, फाकी वज़ीर दाखिला, ज़रा इनसे 2-2 हाथ कर ली जाए, उसके बाद बाकी की चीज़ें। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। राना साहब मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी सपोर्ट में यहाँ पर कोई बात की जाए, वो बिल्कुल नेगेटिव चली जाती है। मैं सिर्फ एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। एक बात जो इन्होंने कही है ना तहरीक इंसाफ वालों ने मुझे कि जी मैंने एक्चुअली एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने बताया कि GIT के अंदर हर सवाल का जवाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि जी मुझे किसी ने बताया था या मेरे पास कोई जवाब नहीं है, वीडियोस अपनी मान ली थी। ये तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकारी सतह पर की थी ना, ये जो कह रहे हैं कि सरकारी सतह पर तस्दीक नहीं हो रही। GIT की प्रोसीडिंग जो आपने बताई है ये सरकारी सतह पर आपने सरकारी कैपेसिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, जो हमें भी मिली मौसूल हुई थी, और वो क्या हुआ था GIT में, ज़रा बताइएगा राना साहब। देखें JIT में इमरान खान साहब जो हैं वो पेश हुए जी, और JIT के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने इनके साथ जो वहाँ पे क्वेश्चन आंसर किए, तो उसके मतलब वो तहरीरी तौर पे भी वो चीज़ मौजूद है और वो कोई खुफिया तहकीकात नहीं है। अच्छा। या वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि जिस पर किसी की एक्सेस ना हो सके। वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और उसके ऊपर बाकायदा इमरान खान साहब ने न सिर्फ उन क्वेश्चंस के जवाब दिए बल्कि जवाब देने के बाद उस पेपर को उन्होंने साइन भी किया। और उसमें इन्होंने जो वज़ीराबाद का जो इनके ऊपर कातलाना जनरल फैसल हमला हुआ नसीर पे जो इल्ज़ाम लगाया, उसके मतलब ये ख़ुद रिकॉर्ड पे है कि जी मेरे पास इस बात का सबूत तो कोई नहीं है,
लेकिन मैंने जिन लोगों को मुलव्वस किया इसमें, तो वो मुझे किसी ने बताया था कि ये लोग मुलव्वस हो सकते हैं, तो इस बुनियाद के ऊपर मैंने जो है वो उनको उनके मुलव्वस होने का जो है वो बयान दिया है। जो ये JIT बाद में इन्होंने बनाई थी गुलाम मोहम्मद डोगर की सरबराही में, वो भी नॉट ए सिंगल एविडेंस, कोई एक गवाह। वहाँ पे जब ये कंटेनर पे सफ़र कर रहे थे तो सैकड़ों लोग इनके साथ चल रहे थे, और उनमें दर्जनों लोग जो थे वो मुख्तलिफ एजेंसीज़ के थे, पुलिस के थे, CV में थे, यूनिफॉर्म में थे। सब लोगों ने देखा, एक एक पल की, एक हर साइड की एक से ज़्यादा जो है वो वीडियो बनी हुई है। एक ही बंदा है, उसी बंदे ने जो है वो फायर किया है, उसे इनके अपने एक वर्कर ने जो है वो उसे वहाँ अच्छा पे राणा साहब, काबू एक बात किया है। बताइए, इन्होंने एक जो फायर जो है वो कंटेनर तहरीक से हुआ इंसाफ है। ने जो मुझे तनकीदनामा भेजा है, ये कोई 20 पॉइंट्स का, उसमें उन्होंने एक चीज़ जो लिखी है वो बड़ी तवज्जो तलब है। मैं चाहूँगा उसमें आप रोशनी डालें कि हो सकता है इसमें वज़न हो, अगरचे मेरे पे तनकीद है लेकिन वज़न। उन्होंने कहा जी, कामरान शाहिद ने अपने प्रोग्राम के जरिए JIT के सरबराह अरकान को मुश्किल में डाला। JIT दौरान तहकीक JIT की कार्रवाई की अफशा की हरगज़ मजाज नहीं थी। कामरान शाहिद के दावों के बाद JIT की हसास मालूमात की देखभाल तहकीकात की बहाफजत मुकम्मल करने की सलाहियत पर नहायत संजीदा सवाल जन्म लेते हैं। तो आपने तो राणा साहब इससे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो कहने का मतलब उनका ये है कि अगर मेरा ट्वीट से ये बात बाहर निकली है तो आपने पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो कह रहे हैं कि ये बताना सरकारी सतह पर या पर्सनल सतह पर या मीडिया की सतह पर, इससे JIT की क्रेडिबिलिटी मुतासर हुई है। इस पर आपका क्या टेक है? नहीं देखें, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पुलिस फाइल जो है जी, कोई वकील उसका मुआयना कर सकता है, कोई भी उसको जो है वो एक्सेस हासिल कर सकता है। ये कोई खुफिया डॉक्यूमेंट तो नहीं है। जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो ओपन होती है इन्वेस्टिगेशन। ठीक ठीक, वो कोई ऐसी बात तो नहीं है कि उसका उस तक जो है वो किसी की जो है वो एक्सेस नहीं होनी चाहिए। इससे पहले जो तफ्तीश इस केस में हुई है जी, तो वो कहाँ खुफिया रही है, उस बारे में अगर कोई एक गवाह इनके पास है, कोई बंदा है जो ये कहता है कि जी मैं वहाँ पे मौजूद था और एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से फायर हुआ, वो बंदा बयान तो दे। वो बंदा जो है वो जो यानी वहाँ पे मेडिको लीगल रिपोर्ट्स हैं, जो कंटेनर से फायर एक्चुअली राणा साहब ये बड़ी अजीब और गरीब बात है कि ये आपकी, मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बता दूं कि ये जब फोरेंसिक की रिपोर्ट आई जो मैंने यहाँ से ब्रेक की थी दुनिया न्यूज़ से, जिसमें बताया गया कि जी शूटर तो एक था और जो दूसरा शूटर था जिससे वो दूसरा मुअज्जम हलाक हुआ वो कंटेनर की डायरेक्शन से आया था, SMG की उससे। उस वक्त आप वजीर दाखिला नहीं थे पंजाब के, उस वक्त तो चौधरी परवेज इलाही की गवर्नमेंट थी, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, पंजाब फोरेंसिक उनके अंडर आता है। एम आई राइट राणा साहब? ऐसा ही था, ये रिपोर्ट तो उनकी तरफ से आई है ना? जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही था। सही। अब सर ये जो JIT और वो जो मुल्ज़म है, जी, जो मुल्ज़म है, उस मुल्ज़म ने जो बयान दिया उसके बाद आज तक ये काउंटर स्टेटमेंट नहीं ला सके जो उसके उस बयान को जो है वो बेलाई करे। उसने 3 दिन पहले वज़ीराबाद से जो है वो रिवॉल्वर पिस्टल जो है वो ख़रीदा 20,000 रुपये में। वो बाकायदा जहाँ से ख़रीदा, जिससे ख़रीदा, वो बंदा पकड़ा गया। मामला ये है कि अगर वो कोई इतने बड़े लेवल के ऊपर साजिश हुई थी तो उसने 3 दिन पहले जो है वो वज़ीराबाद से पिस्टल ख़रीदना था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। इस बात को जुटलाने के लिए आज तक ना प्राइवेटली, ना उस डोगर जो अपना JIT थी उसमें कोई बात ये सफ़ाए मिसल पे नहीं ला सके। अच्छा, अगर ये ला सके हैं तो ये बयान कर सकते हैं। जैसे कि ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने JIT में कहा, जब उनसे पूछा गया कि जो आपने एलिगेशंस लगाए उसमें राणा साहब आप पे भी लगाए, जनरल फैसल नसीर साहब पे भी लगाए, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पे भी लगाए, तो इसमें जब उनसे पूछा गया कि जी आप को जो है किसने ये इतला दी है, ये क्या सबूत है आपके पास कि जी आप पे कातलाना हमला इन तीनों ने अशखास ने किया, इन्होंने कहा, यही कहा ना चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कि समवन टोल्ड मी, तो यही कहा उन्होंने, किसी ने मुझे बताया था। ये यानी समवन टोल्ड मी, यानी उसका भी नाम नहीं बताया। नहीं, लेकिन JIT को फिर सवाल तो पूछना चाहिए था ना कि उसका नाम बताएं। जिसने तुम्हें बताया उसका नाम बता, लेकिन JIT ने उससे आगे इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल सकती है। अच्छा, अब ये जो इन्होंने फरमाया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, ये सारी चीज़ें उन्होंने मान ली, सबूत वो दे नहीं सके।
अब इस प्रोसीडिंग का अगला नुक्ता क्या है, मतलब क्या होगा इसके अंदर अब? देखें, इसमें जो वो अपना है नवीद बशीर मुलज़म जो है, वो मुलज़म कामरान शाह साहब इसमें बिल्कुल सही मुलज़म है। वो रिलीजियसली मोटिवेटेड आदमी है। उसका जो खून था वो फोरेंसिक उसकी रिपोर्ट मौजूद है। उसमें 400 क्लिप जो है वो एक मजहबी लीडर के मौजूद हैं। वो काफ़ी हैं कि वो आदमी जो है वो मोटिवेट हो, और उसने ड्यू टू मोटिवेशन जो है उसने ये अपने तौर पे ये अमल किया। यही इस केस की सच्चाई है। अब इसके अलावा अब इसको जो इधर उधर जो है वो जिधर मर्जी जो है इसको घसीटते रहें, कोई इसमें जो है ये बात ना इसके अलावा कोई है, ना ये अब आज तक साबित कर सके हैं, ना इनके पास कोई सबूत है। देखें ना, अगर इनके पास सबूत होते तो ये आज कहते कि जी मुझे फ़लाँ ने बताया है, फ़लाँ के सामने बात हुई है, फ़लाँ के सामने ये कॉन्स्पिरेसी हुई है, इन लोगों ने वहाँ पे बैठ के ये प्रोग्राम बनाया है, मुझे फ़लाँ आदमी ने आके एविडेंस दी है। समवन, अब समवन कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है समवन। राणा साहब, इस वक्त सिचुएशन क्या है, हुकूमत की क्या पोजीशन है? ख्वाह वो 9 मई का मामला है, वो 90 अरब या 60 अरब की करप्शन का मामला है, NCA का जो क्रिमिनल मामला है, तोशा खाना का मामला है, उसके अंदर जो है बेसिकली ख़ासतौर पे 9 मई वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है ना सारी चीज़ें। क्या आपके और पीपल्स पार्टी के दरमियान या आपकी अपनी पार्टी के दरमियान आप तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि जी मिलिट्री ट्रायल किया जाए चेयरमैन तहरीक इंसाफ का या ना किया जाए? पीपल्स पार्टी आपको उससे रोक रही है, आप खुद रोक रहे हैं, या इस बारे में अभी फैसला नहीं हो पा रहा? क्योंकि जो फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस उसमें तो उन्होंने कहा था किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। पॉलिसी क्या है, मतलब किस मास्टरमाइंड के मुतालिक क्या पॉलिसी है, और क्या मास्टरमाइंड चेयरमैन तहरीक इंसाफ को समझते हैं आज भी आप? जी देखें, कामरान शाह साहब, इसमें कोई पॉलिसी इन्वॉल्व ही नहीं है। अच्छा, अगर प्रोहिबिटेड जो एरिया, ममनुआ एरिया है, प्रोहिबिटेड एरिया है, और उस एरिया में दिफाई तनसीबात हैं और उसमें एक्सेस हुई है, तो ट्रायल जो है वो आर्मी एक्ट 1952 के तहत होना है। ये कोई पॉलिसी मैटर नहीं है। और उस एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज होगा उसकी समाअत जो है वो मिलिट्री कोर्ट में होनी है। ये ना तो आर्मी के पास कोई चॉइस है, ना हुकूमत के पास कोई चॉइस है, ना मुद्दई के पास, ना मुल्ज़मान के पास। और इसके अलावा अगर कोई जलाओ घराव हुआ है और किसी को का नुकसान हुआ है तो वो एंटी टेररिस्ट एक्ट है, वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जो है वो मुकदमा जो है वो चलना है। आप मुझे बताएं कि जो जनाह हाउस जी, आर्मी हाउस जो ट्रस्ट पास हुआ है उसमें जलाओ हुआ, ठीक है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट है, गिराव हुआ, एंटी टेररिस्ट कोर्ट है, लेकिन उसके वो एरिया जहाँ पे हसास दिफाई मालूमात थी, वहाँ पे ऐसा ऑपरेटर्स था जो कि एक कैंप ऑफिस में मौजूद होता है, होना चाहिए इस लेवल के जो है वो ऑफिसर की रहायशगाह के ऊपर। अब आप मुझे बताएं कि अगर उसे नुकसान पहुँचाया गया है, उसे अगर उठा लिया गया है या उसे जला दिया गया है, तो आप मुझे बताएं कि इसका केस जो है ये आर्मी एक्ट के तहत चलना कोई पॉलिसी नहीं, लेकिन राणा साहब मुझे वो तो किसी ने को फैसला करना है, ये वो तो बात चलना ही क्लियर चलना है। राणा साहब वो बात क्लियर, लेकिन आपने जिन लोगों ने डंडे बरसाए, आगे लगाई, आगे आगे जो फ्रंट पे थे, उनको तो आपने गिरफ्तार करने में 1 मिनट नहीं लगाया। अब अगर आप लास्ट इंटरव्यू में भी राणा साहब आपने फरमाया था मुझे कि आप ये समझते हैं कि जी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो इसके मास्टरमाइंड है, तो आप उनको पकड़ इसलिए नहीं रहे कि पॉलिटिकल रीजंस है कि आप पकड़ेंगे उनकी पॉपुलैरिटी हो सकती है, या पीपल्स पार्टी कह रही है मिलिट्री ट्रायल के अंडर को लेकर ना जाए, या आप सितंबर के आने का वेट करें? जो भी वजूहात है, या तो वो मुलजिम है आपके नज़दीक तो आप उनको फ़ौरन गिरफ्तार करेंगे, और अगर आप टाइम बाइंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये सारा फिर मेला फायदा हो जाएगा कि आप एक टैक्टिकली उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि एविडेंस है या नहीं है। एविडेंस है तो फ़ौरन गिरफ्तार होना चाहिए, एविडेंस नहीं है तो फिर बाद में भी गिरफ्तार नहीं होना चाहिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ को। ये सवाल है सर। देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं जी। एक, इसमें एंटी टेररिस्ट एक्ट और उसके तहत जो है वो मुकदमा दर्ज है, ठीक है। एक उसी मुकदमे में एक पोर्शन, एक हिस्सा ऐसा है
जो कि आर्मी एक्ट 1952 के तहत आता है। ठीक है। अब इसके ऊपर दो तरह की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एक JITs बनी है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, उसके अलावा आर्मी एक्ट के तहत आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उनका इन्वेस्टिगेशन का एक अपना तरीक़ाकार है। अब इसमें सारी जो है वो टेक्निकल फोरेंसिक एविडेंस जो है वो मौजूद है। अब आप देखें कि अभी कल की बात है, परसों की बात है कि नए नए लोग जो है वो उनकी शनाख्त हो रही है, नए नए लोगों की जो है वो फोरेंसिक एविडेंस आ रही है और वो लोग जो है वो सामने आ रहे हैं। आज से जो है वो महीना पहले उनके मतलब कोई पता नहीं था। ये कोई ऐसा केस तो नहीं है कि किसी ने आके FIR दर्ज कराई कि जी ये मामला है, इसमें फ़लाँ 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 ये 10 या 15 या 20 मुलज़म हैं। तो इसमें ये जो है ये एक टाइम कंज्यूमिंग इन्वेस्टिगेशन का अमल है जो दो जगह पे हो रहा है, और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, पहले तो जो लोग मौके पे मौजूद हैं ये सैकड़ों की तादाद में हैं। अब सैकड़ों लोगों की शनाख्त का अमल जो है नहीं मैं वो राणा साहब कोई उनका नहीं पूछ जो है रहा, वो मैं एक दिन सिर्फ में या एक कह रहा हूँ हफ्ते जो में तो आप नहीं हो मास्टर जाएगा। माइंड समझते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, उनके मुतालिक आपके पास इसका मतलब या तो अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, या एविडेंस है तो आप राइट टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं, ख्वाह वो सितंबर वाली टाइमिंग वाली बात चल रही हो जो आपके नज़दीक लगता है कि आपके नज़दीक कोर्ट ज़्यादा क्रेडिबल हो जाएगी, ज़्यादा इंसाफ करेगी, या इसकी वजूहत कुछ और हो कि आपकी अपनी पार्टी में चल रहा है कि इन पे मिलिट्री ट्रायल करना है कि नहीं करना है, कोई हीरो बनाना है कि नहीं बनाना। तो सवाल ये कि एविडेंस है या नहीं है, या एविडेंस है और आप टाइम का वेट कर रहे हैं। मैं ये बात, मैं मास्टरमाइंड की बात, आप समझते हैं ना चेयरमैन तहरीक इंसाफ मास्टरमाइंड है, उसकी बात हो रही है। देखिए एविडेंस जो है वो मौजूद है, लेकिन मामला है कि उस एविडेंस को एक ऐसे सांचे में लाना कि वो ट्रायल का जो एक टेस्ट है उसके ऊपर पूरा उतर सके, वो जो है वो सारा मामला जो है, मिसाल के तौर पे एक आदमी जो है वो नज़र आ रहा है, ये वीडियो चल रही है, उसमें वो वहाँ पे जो है वो आग लगा रहा है, लूट मार कर रहा है या दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुँचा रहा है। तो ये क्या ख्याल है कि वो सिर्फ वीडियो क्लिप जो है वो काफ़ी है उस आदमी को अदालत में ट्रायल करने या सज़ा देने के लिए? नहीं, उसकी बाकायदा जो है वो फोरेंसिक होगी, वो बनी किस तरह से, बनाई किसने। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ अभी एविडेंस आप गैदर कर रहे हैं जो कि आप कह रहे हैं ताकि कोर्ट ऑफ ट्रायल में ओवरथ्रो ना हो जाए, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, एक ऐसी एविडेंस जो टेस्ट के जो है वो यानी ट्रायल के टेस्ट के ऊपर पूरा उतरे, उसके मुताबिक जो है वो सारा हो रहा है। और इसमें मेरा ख्याल है कि टाइम लगेगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं, जितना टाइम हो गया 4-5 हफ्ते हो गए हैं, तो इसमें जो है वो और राणा साहब आपकी जो एक सियासी दुश्मनी जो थी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ, उनकी तरफ से भी नजर आई, फिर आप और उन्होंने बड़े नाजेबा अल्फाज आपके मुतल्लिक बयान किए, आपको जेल में भी डाला। हमने उस वक्त भी कहा था ये नाजेबा अल्फाज हैं और ये किसी भी महजब लीडर को सियासत में जेब नहीं देते, हमने उस वक्त भी कंडेम किया था उसको। आपको जब जेल में डाला गया, मैंने यहाँ से प्रोग्राम्स किए और मैंने कंडेम किया उसको कि ये बड़ी ज़्यादती हुई है आपके साथ। लेकिन क्या राणा साहब मामला कुछ ऐसा है कि आपके जहन में कभी ये ख्याल आ सकता है, जो शायद चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी समझ रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ की, तो वो ये आपके मुतालिक सोचते हैं, आपके खिलाफ ये FIR करवाना चाहते हैं जो करवाने नहीं दी जा रही उनको, कि शायद आपने उनके कत्ल का मंसूबा बना दिया हो या शायद कोई ऐसा किया हो। ये कभी आपके मुझे मैं ये नहीं कह रहा आपने बनाया होगा, कब या इसलिए शायबा पैदा शायद हो रहा हो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जहन में आपको लेके कि आप लोगों की दुश्मनी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी ज़ाती लेवल पे भी? देखें, इसमें कोई शक नहीं कि सियासत में इख्तलाफ राय को दुश्मनी, अपने मुखालफ को जो है वो उसको इंसल्ट करना, अपने मुखालफ को जो है वो ख़त्म करने की बात करना, अपने मुखालफिन को ये समझना कि जनाब ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इनको कोई हक हासिल नहीं है ना जीने का ना सियासत करने का, ये उसका खासा है और उसकी ये बुनियादी तौर पे उसकी ये सोच है। मैंने आज से जो 5 महीने पहले ये बात कही थी जनाब, तो उस बात के ऊपर बड़ा एतराज़ भी हुआ। मैंने कहा था कि ये बंदा जो है, या तो ये इसका वजूद रहेगा सियासी वजूद जी, तो या फिर हमारा रहेगा। उसके पीछे इसकी ये सारी तैयारियां, इसकी तकारीर और इसके जो मामलात हैं, वो क्योंकि मेरी एक्सेस थी तो मैं उससे इस नतीजे पे पहुंचा। और आज भी मुझे इस बात के ऊपर जो है वो कोई डाउट नहीं है कि ये आदमी जो है
ये सियासत में एक ऐसा फितना है कि ये जो है या खुद नहीं या इसका मुखालफ नहीं। सियासत में एहतराम, इख्तलाफ राय को सुनना, बर्दाश्त करना, ये चीज़ें जो हैं ये इसमें बिल्कुल नापैद हैं। ये किसी कीमत पे अपने मुखालफिन के साथ ना बैठने को तैयार तो है। आपके दिल में कभी ये नहीं आया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को दुनिया से मिटा दिया जाए? ये आपके दिल में कभी नहीं आया, तमाम तर दुश्मनी के बावजूद, सियासी दुश्मनी के बावजूद? नहीं, सियासी तौर पे तो मैं समझता हूँ कि सियासत में ऐसा फितना और ऐसा नसूर जो है वो किसी भी मुआशरे की जो है वो बदकिस्मती का बायस है, नहीं होना चाहिए। एक ऐसा आदमी जो ये कहे पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में कि इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं अपने मुखालफिन के साथ बैठने या बात करने से और ये बातें करे जब इक़्तिदार में हो कि जी मेरे पास इख्तियार हो तो मैं 500 बंदों को फांसी पे लगा दूं, चाइना का कानून बड़ा अच्छा है, फ़लाँ मुल्क का बड़ा अच्छा है, वहाँ पे लोगों को जो है वो इस तरह से फांसी लगा दी जाती है। 5000 लोगों के ख़त्म करने की भी उस वक्त बातें हुई। तो मामला ये है कि इसके सियासी वजूद की हद तक तो मैं बिल्कुल इस बात से मुतफिक हूँ। लेकिन उनको फिजिकली एलिमिनेट करने का कभी आपके ज़हन में नहीं आया? इस मुल्क और कौम के लिए जो नुकसानदेह है, लेकिन फिजिकली उसके अगर वो सियासत से पीछे हट जाए या वो सियासतदान ना हो या ना होता तो हमारा उसके साथ कोई झगड़ा नहीं है, हमारा उसके साथ कोई मामला नहीं है। राणा साहब, ये जो ख़वातीन बंद हैं, इनके खिलाफ भी मिलिट्री ट्रायल में केस चल सकता है या इनको कोई लिवरेज मिल सकता है जो ख़वातीन बंद की गई हैं? देखिए, ख़वातीन होने के नाते अगर वो ख़ुद को प्लीड गिल्टी करें तो कानून में गुंजाइश है कि लेसर पनिशमेंट जो है वो हो सकती है और कोर्ट्स हमेशा जो है वो इन चीज़ों को वैल्यू करती हैं। लेकिन मामला ये है कि ये जो ख़वातीन हैं जो पकड़ी गई हैं, ये ख़वातीन मौजूद हैं वहाँ पे, ये ख़ुद इनकार नहीं कर सकती कि हम वहाँ पे नहीं थी, ये ख़ुद इन्होंने सारा कुछ किया है। ये खान साहब ने ये पढ़ी लिखी ख़वातीन को, पढ़े लिखे बच्चों को, इस बंदे ने इस तरह से उनके ज़हनों में जहर इंजेक्ट किया है कि उन लोगों को में ऐसा पागलपन आया कि उनको आज खुद ये महसूस हो रहा है और उन्हें ये जो है वो मालूम नहीं पड़ रहा कि हमें हुआ क्या और हमने किस तरह से जो है वो ये सारा अमल जो है वो किया। राणा साहब, ये जो आपकी हुकूमत में भी थोड़े आते हैं और आगे के सेटअप पे इस वक्त लग ये रहा है कि अभी आपकी कोalition चल रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी का और आपके दरमियान बड़ा सख्त एक क्लैश शुरू हो चुका है। एक तो चेयरमैन पीसीबी के अहदे को लेकर जरदारी साहब राइटली शायद कहते हैं कि स्पोर्ट्स की वजारत उनके पास ही, तो चेयरमैन पीसीबी उनका होना चाहिए, ज़का अशरफ साहब हो या जो भी हो। आप कहते हैं नजम सेठी साहब को होना चाहिए, हालांकि नजम सेठी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं और मैं तो उनको बड़ा खैर लाइक करता हूँ, लेकिन बात हो रही है पीपल्स पार्टी का जो असूली मौक़िफ़ है। एक तो इस पर ज़रा रोशनी डाल दीजिए। फिर मैंने एक बड़ा अहम और सवाल आपसे करना है आपके और उनके दरमियान डिस्प्यूट का, चेयरमैन नादरा को लेके। ये स्पोर्ट्स के मामले पे काफ़ी सिवियर हो गया मसला आपका, नजम सेठी वर्सेस जरदारी साहब। नहीं, देखें, इसमें इससे पहले भी बड़े बड़े मामलात आए हैं और मैंने जरदारी साहब को ये देखा है कि वो किसी मामले में कोई ज़िद नहीं बनाते और मामले को फ़ाहम तफ़हीम से जो है वो तय करने पे उनका ज़्यादा ज़ोर होता है और रास्ता निकालते हैं। तो ये मामला कोई ऐसा सच मामला नहीं है। जब दोनों साहिबान प्राइम मिनिस्टर साहब और जरदारी साहब बैठेंगे तो इसको हल कर लेंगे। बाकी मामला ये है कि देखें, वजारत में कुछ इख्तियारात वज़ीर के होते हैं, उस हद तक इसमें कोई शक नहीं कि मिनिस्टर जो है वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करता है। लेकिन इवन देन बाज़ तैनातियाँ ऐसी होती हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर का जो है वो प्रोगेटिव होता है, तो वो तैनातियाँ जो प्राइम मिनिस्टर नहीं करनी है। तो सर ये चेयरमैन जो है वो क्रिकेट बोर्ड की तैनाती जो है ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, तो ये उन्होंने करनी है। अगर वज़ीर का होता ये तो है कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों नजम सेठी साहब से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो अगर आप पीछे नहीं हटते तो चाहे कोalition में दरार आ जाए, आप नजम सेठी साहब ही को पॉइंट करेंगे। ये मौक़िफ़ है ना गवर्नमेंट का इस वक्त, प्राइम मिनिस्टर साहब का? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसा मामला है कि जिसके ऊपर दोनों तरफ से कोई इस किस्म का रवैया अपनाया जाएगा। इससे पहले पूरा एक साल गुजरा है और इससे पहले बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल मामलात भी जो है वो आते रहे हैं। तो हमेशा जो है वो उनको बैठ के जब बातचीत होती है तो उनका कोई ना कोई हल जो है वो निकल आता है।
मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस किस्म के एहसासात जो है वो पाए जाते हैं। राना साहब, दूसरा मामला थोड़ा ज़्यादा मज़ीद सीरियस नोयत का है। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक जो है वो मुस्ताफ़ी हुए और आई थिंक ये दूसरी दफ़ा हुए हैं, और कहा यह जा रहा है कि हुकूमत का दबाव था इनके ऊपर। पहली बात तो ये कि, और उनका नाम भी ECL में डाल दिया गया है, और पीपल्स पार्टी चाहती थी कि वो रहें, कंटिन्यू करें, लेकिन आप लोगों ने उनसे इस्तीफ़ा ले लिया। उन्होंने किया क्या है जिसकी वजह से उनको इस तरह हटाया गया? देखें, उन्होंने एक परचेज़ की थी जो कि काफ़ी बड़ी रकम की, कोई तकरीबन $30 मिलियन के लगभग जो है वो था। तो उसमें एक शिकायत आई थी आज से कोई 7-8 महीने पहले कि उसमें शफाफ तरीक़ाकार जो है वो इख्तियार नहीं किया गया। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें ये चीज़ें थी, तो इस वजह से जो है वो यानी वो जो पार्टी उसमें हिस्सा ले रही थी उनमें से 2 को डिस्क्वालीफाई और 1 को जो है वो सिंगल बिड जो है वो एक्सेप्ट की गई। तो वो जब फिर उसकी इंक्वायरी हुई तो इंक्वायरी में जो है ये चीज़ फिर सामने आई कि ये अमल जो था ये थोड़ा शफाफ नहीं था। कोई एलिगेशन नहीं उस इंक्वायरी में आई कि उन्होंने ये किया या वो किया, लेकिन उस यानी परचेज़ का जो अमल था वो शफाफ नहीं था। तो उसके ऊपर फिर इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट हुई। उन्होंने उस इंक्वायरी के इनिशिएट होते ही उन्होंने मुझे ख़ुद आके ये ऑफ़र किया कि अगर आपको मेरे ऊपर एतमाद नहीं है तो मैं रिज़ाइन जो है वो करने को जो है वो तैयार हूँ। अच्छा। और मैं इस मामले को इस तरह से जो है ना वो कंटेस्ट करने को तैयार नहीं हूँ। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि ठीक है, आप अपना जो है वो जो मामलात हैं उनको आप समेट लें। तो उसके बाद फिर जिस दिन आप आएँ तो आप मेरे साथ प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर के पास जाके आप ख़ुद अपना रिज़ाइन जो है वो पेश करें। इस दौरान जो उन्होंने को तकरीबन 3 हफ़्ते लिए, इस दौरान हो सकता है कि बाज़ लोगों ने ये बात की हो कि उनको रिज़ाइन नहीं करना चाहिए या उनका कोई कसूर नहीं बनता। आसफ़ ज़रदारी साहब ने मेरे साथ बात की। अच्छा, क्या बात की? उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई इसका क्या मामला है। अच्छा। हाँ, उन्होंने मुझे पूछा कि चेयरमैन नादरा का क्या मामला है। मैंने उनको सारी बात जो है वो बताई और मैंने उनको ये ऑफ़र किया कि जब आप इस्लामाबाद आएंगे तो अगर आप मुनासिब समझें तो जो इंक्वायरी ऑफिसर है FIA का, मैं उसे आपके पास भेज दूंगा और आप उससे जो है वो पूरी तफसील ले लें। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसका 1 पेपर जो है ना वो मुझे बना के भेज दें। अच्छा। तो मैं ये मालूम करना चाहता था कि इसमें क्या हुआ है और ये मेरे इल्म में कोई लेके आया था। उसके बाद उन्होंने दोबारा कोई मेरे साथ बात नहीं की कि ये करना है या ऐसे करना है। मेरा ख़्याल है कि वो मेरे जवाब से सेटिस्फाइड थे और ये 2 रोज़ कबल तारिक मलिक साहब ख़ुद मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जी मैं वो आपकी बात जो है मैं उसके ऊपर अमल करने को तैयार हूँ। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से टाइम लिया, वो वहाँ पे गए, उन्होंने अपने वालिद साहब की बुक्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर को दी। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया कि आपने मेरे ऊपर एतमाद किया और मैंने आपके साथ काम किया, और उसके बाद उन्होंने अपना रिज़ाइन जो है वो प्राइम मिनिस्टर को पेश किया। प्राइम मिनिस्टर ने भी उनको बड़ा खैर अप्रिशिएट किया और इस तरह से जो है ये मामला हुआ। सर, ये 30 मिलियन की जो परचेज हुई है, बात नहीं है, जिसका $30 मिलियन की, ये अब इन्वेस्टिगेशन के ऊपर साबिक चेयरमैन नादरा जो है तारिक मलिक साहब पे चल रही है? जी, वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो इंक्वायरी है कि इन्वेस्टिगेशन तो तब हो ना अगर कोई मुकदमा दर्ज हो। अच्छा। वो इंक्वायरी है और इस इंक्वायरी में सिर्फ बात इतनी है कि वो सिंगल बिड है, लेकिन अच्छा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिंगल बिड जो है उसकी वजह से कोई वहाँ पे करप्शन ही हुई है। दैट मे पॉसिबल के कोई ऐसी बात ना हो, एक रूल्स की एक खिलाफ वर्जी जो है वो तो हुई, उनका नाम भी ECL में डाल दिया गया कि वो उनका नाम भी ECL में डाल दिया गया, मॉनिटरी लॉस नहीं हुआ, उनका नाम भी ECL में डाल दिया गया। हाँ, उन्हें ECL पे जो है वो डाला गया है, लेकिन इब्तदाई प्रेमा फशाई इंक्वायरी तो इसका मतलब सीरियस नोयत की है ना राना साहब, तभी आपने ECL में डाल दिया नाम उनका। देखें, वो इसमें जो है वो FIA की इंक्वायरी का एक लाजमी जुज़ है, लेकिन जैसे ही प्रेमा फशाई अगर तो कोई बात जो है वो मुकदमे के अंदराज की तरफ गई तो फिर तो ठीक है,
वरना अगर ऐसा ना हुआ तो उनका नाम जो है वो उससे जो है वो हटा दिया जाएगा। तो वो चेयरमैन नादरा भी दोबारा बन सकते हैं या अब उनका ख़त्म हो गया चांस बनने का? जी, हमने उनकी पोस्ट एडवर्टाइज कर दी है। अच्छा, कर दिया आपने। और वो राणा साहब, ये जो है परसेप्शन था कि शायद उनके नाक के नीचे से अहम तरीन शख्सियात की इंफॉर्मेशन लीक की गई हैं, ये भी उन पे एक एलिगेशन था? देखें, इसमें कोई सच जो है वो कोई बात जो है वो की तो नहीं जा सकती, लेकिन देखें, एक आदमी जब एक वर्किंग होती है तो उस वर्किंग का एक इज्तमाही जो है वो तसर होता है। वो इज्तमाही तसर जो है वो बाज़ औक़ात कुछ बातों की वजह से बहुत मजबूत और पॉजिटिव हो जाता है और बाज़ औक़ात जो है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। राइट। तो अब उसमें किसी एक चीज़ को जो है वो आप ब्लेम नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट को या प्राइम मिनिस्टर को किसी फैसले पे पहुंचने में मदद देती है। राणा साहब, ये परसेप्शन उभर रही है कि आपकी हुकूमत तो आप पूरी कर जाएंगे अगस्त में, उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो आप भी उसमें ऑन बोर्ड हैं शायद, और आप चाहते हैं ये कि वो केयर टेकर गवर्नमेंट 2-3 महीने ज़्यादा प्रोलॉन्ग करे ताकि जो आपकी गवर्नेंस के मामलात हैं वो भी लोगों की ज़हनी यादाश्त से उतर जाए और चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जो मामला है उसको भी ज़रा डील कर लिया जाए, सितंबर भी आ चुका हो, कानूनी मामला भी ठीक हो जाए। तो ये बात है कि इलेक्शन जो है इस साल होता नजर नहीं आ रहा, नेक्स्ट ईयर होगा, ख्वाह आपकी गवर्नमेंट जो है वो 13 अगस्त को अपनी मुद्दत पूरी करके ख़त्म हो जाएगी, ऐसा है राणा साहब? देखें, हमारी हुकूमत जो है 13 अगस्त को अपनी मुद्दत पूरी करके ख़त्म होगी इंशाअल्लाह। आइन के मुताबिक असम्बलियाँ अपनी मियाद पूरी करेंगी और उसके बाद 60 या 90 डेज़ में इलेक्शन होना चाहिए। नहीं, वो तो होना चाहिए, लेकिन आपको होता भी नजर आ रहा है और आप समझ रहे होगा। सियासी अदम इस्तेहकाम, एक सियासी कारकुन के तौर पे मेरी ये राय है कि इसके बगैर जो है इसको ख़त्म नहीं किया जा सकेगा। तो इलेक्शन जो है वो होना चाहिए। जो 2 असम्बलियों का इलेक्शन इमरान खान साहब ज़बरदस्ती करवाना चाहते थे और बाई हुक एंड क्रुक करवाना चाहते थे, आइन का जो मंशा है कि तमाम असम्बलियों के इलेक्शन एक दफ़ा हों, एक दिन हों और केयर टेकर सेटअप में हों, उसके अगेंस्ट करवाना चाहते थे, वो गलत था। उसके रिपरकशंस और उसके असरात जो थे वो गलत होने थे, उसकी हमने जो है वो मुखालफत की है। लास्ट क्वेश्चन, लेकिन अब कोई ऐसी वजह नहीं है कि इलेक्शन ना हो। आप वजीर दाखिला के तौर पे आप केसेस को समझते भी जानते भी हैं। 3 बड़े केसेस हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ, एक तोशा खाना का, एक इसका 9 मई का, एक जो है वो है जो NCA वाला जो केस है 90 अरब का अलकादिर ट्रस्ट वाला। किस केस में सबसे ज़्यादा चांस है आपके नज़दीक कि आपकी हुकूमत उनको गिरफ्तार करेगी, उनकी गिरफ्तारी होगी? देखें, इसमें जो वो यानी 60 अरब वाला मामला है, 60 अरब वाला जी, उसमें 2 जमा 2 4 पैसे प्रॉपर्टी टाइकून के अकाउंट में लाए गए और उन्हीं दिनों में, उसी महीने में जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो अलकादिर। तो आप कह रहे हैं ज़्यादा गिरफ्तारी जो है वो इस केस में, NCA वाले केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की? मैं समझता हूँ कि अगर आप सिविल साइड पे जाएं तो ये केस दूसरे केस से ज़्यादा मजबूत है, ठीक है, या बाकी तमाम केसों से ज़्यादा मजबूत है। और जहाँ तक 9 मई का तल्लक है, तो ये क्योंकि आने वाले जो है वो महीना 1.5 महीना में जो है ये कंक्लूड होने हैं, तो इसमें इमरान खान साहब किसी तौर पे एग्जानोरेट नहीं हो सकते। वो बाई ऑल मीन्स इस पूरे अमल के जो है वो आर्किटेक्ट। राणा साहब, बहुत शुक्रिया, फाकी वज़ीर दाखिला हमारे साथ मौजूद थे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं होऊंगा और तहरीक इंसाफ होगी और हमारे दरमियान कोई नहीं होगा। एक ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ के हमारे प्रोग्राम के ऊपर इल्ज़ामात, मेरे पे इल्ज़ामात और मेरी हरदिल अजीज़ तहरीक इंसाफ, बस हम 2 होंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ की तरफ से 2 पेजेस का मोहब्बतनामा आया मेरे प्रोग्राम के ऊपर और उसमें 13 जून के प्रोग्राम का रेफरेंस दिया गया। उसमें सबसे पहले 2 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको सामने पेश करता हूँ। उन्होंने कहा है तहरीक इंसाफ वालों ने
कि कामरान शाहिद ने 13 जून के प्रोग्राम में नायत गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल का मुजाहरा करते हुए GIT में चेयरमैन PTI के हवाले से गैर मुसद्दिका मालूमात पर मबनी दावे किए और नामालूम ज़राए से मिलने वाली गैर मुसद्दिका इतलात को बिला तस्दीक अपने प्रोग्राम में पेश किया। सबसे पहली बात तो ये है कि ये मामला शुरू हुआ मेरे एक ट्वीट से। मैंने लिखा कि GIT प्रोसीडिंग्स में सवाल पूछे गए हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ पे, और वो सवाल ये थे कि यू ओन योर वीडियोज़, तो इस पर तहरीक इंसाफ चेयरमैन ने कहा येस। डू यू हैव एनी प्रूफ ऑफ एलिगेशंस, तो उन्होंने कहा नहीं। इस पर उन्होंने जनरल फैसल नसीर को कहा कि डायरेक्टली थ्रेटन यू, सवाल पूछा गया तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा नहीं। तो फिर उनसे पूछा गया कि फिर आपने इल्ज़ाम क्यों लगाए उनके ऊपर, दूसरों के ऊपर, तो उन्होंने कहा समवन इन्फॉर्म्ड मी, किसी ने मुझे बताया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा एनी प्रूफ आपके पास कोई एविडेंस है? GIT ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं। अब ये कह रहे हैं जी ये जो मैंने ट्वीट किया और इस ट्वीट को प्रोग्राम में पेश किया ये गैर मुसद्दिक है, तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं। लेकिन शोमई किस्मत देखें कि इस मेरे ट्वीट की कि GIT के अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के क्या सवाल जवाब हुए, उसकी खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जो है तस्दीक ऐसे की कि उन्होंने मेरे ट्वीट को उठाया, आप स्क्रीन पे देखेंगे, उन्होंने मेरे ट्वीट को उठाया चेयरमैन तहरीक इंसाफ साहब ने, इसी वाले को जो पढ़ के सुनाया था, और उसका जवाब दिया। उन्होंने ये नहीं कहा मुझे कि ये GIT की तफसीलात जो मैंने उनके हवाले से बताई हैं कि ये सवाल जवाब हो, ये बकवास है, ये गैर मुसद्दिका है, ये झूठ है जो ये तहरीक इंसाफ का सेंट्रल सेक्रेटरीट बोल रहा है, ये अपने चेयरमैन को झूठा साबित कर रहे हैं। उन्होंने तस्दीक करते हुए मेरी ट्वीट की कि हाँ जी ये सवाल जवाब हुए हैं। उन्होंने कहा चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले तो जो कुछ वीडियोस में मैंने कहा मैं सबकी तस्दीक करता हूँ, यही मैंने लिखा हुआ था ट्वीट के अंदर कि आपने तस्दीक की अंदर। फिर उन्होंने कहा कि सवाल तो ये है कि जब मैं जनरल फैसल नसीर के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज नहीं करवा सका जिसके बारे में मुझे इल्म था, वो राना सनाउल्लाह शहबाज शरीफ के साथ मुझ पर कातिला हमले के मंसूबे भी नहीं बल्कि इस हमले के बाद GIT जो इस नतीजे पर पहुंची कि हमले में 3 हमलावर थे की तहकीकात को सबसास कवर अप करने में भी मुलव्विस था, तो मैं शवाहिद कैसे मुहैया कर सकता हूँ? तो शवाहिद उनके पास नहीं है। फिर भी वो कह रहे थे कि इन्होंने कत्ल का प्लान बनाया है, और तस्दीक की उन्होंने मेरे इस ट्वीट की जिसपे तहरीक इंसाफ का सेंट्रल सेक्रेटरीट इस वक्त घुमा हुआ है, मीटर हुआ हुआ है इस वक्त। तो तहम अगर कभी तहकीकात हुई तो मैं साबित कर दूँ। ये उन्होंने मेरे से, भाई आप बताए थे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये जो तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं आपने तस्दीक कर दी GIT में इस तरह हुआ है। फिर दूसरा मैंने उनको जवाब दिया, इस बात यही जवाब दिया था कि नॉट अ सिंगल एविडेंस इज पुट फोर्थ टू जस्टिफाई द मोस्ट लीथल एलिगेशंस ऑन 3 सर्विंग जनरल्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी. Even the mention of word evidence is missing in the tweet of the chairman PTI that he launched as the rebuttal of my tweet. The only evidence so far is someone told me. तो यही हमने कहा कि एविडेंस आपके पास नहीं है, मेरे प्रोग्राम में एविडेंस है कि आपसे ये बातचीत हुई है जिसमें आपके पास एविडेंस नहीं था, आपके पास एविडेंस नहीं है। ये तमाम चीज़ें होती रही जी। उसके बाद तहरीक इंसाफ वालों की तरफ से एक और नुक्ता भी था उस 2 पेजेस के मोहब्बतनामे में। वो कह रहे कि पेशा वराना दयानत का तकाजा था कि कामरान शाहिद मालूमात के ठोस ज़राए बयान करते और किसी मशकूक ज़रिए पर इंसार के बजाय मौसूल होने वाली मालूमात की सरकारी सतह पर तस्दीक करते। तो मेरे भाइयों तहरीक इंसाफ वालों, तुम्हें क्या हो गया? राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला ने आज भी तस्दीक की है इस बात की, और उस दिन भी जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं, जिसके बाद मैंने शो किया 13 तारीख को, उन्होंने तस्दीक कैसे की थी सुनवाएं जी ज़रा। 13 जून का प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तो तस्दीक हो गई। एक तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने ट्वीट तस्दीक कर दी कि यही मेरी ट्वीट सही थी, इनसे सवाल जवाब यही हुए। सरकारी सतह का जो ये रोला रो रहे हैं मेरे भाई तहरीक इंसाफ वाले, वो सरकारी सतह पर इन्होंने बताया था हमें। तीसरा बात उन्होंने कहा जी इस 2 पेजेस के अंदर लिखा है कि वज़ीराबाद हमले के ऊपर मैं लोगों को मिसगाइड किया और GIT तहकीकात के हवाले दावा जहालत पे, हकायक से लाइल्मी पे है, और कम से कम 2 तरफ से चेयरमैन PTI पे हमला हुआ, असल में तो 3 तरफ से हुआ। भाई मैंने बहुत दिन पहले ये प्रोग्राम किया था, बहुत महीने पहले, जिसमें मैंने यहाँ से ब्रेक की थी दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट से। पंजाब मेडिकल फोरेंसिक की रिपोर्ट जो आपके वज़ीर आला परवेज़ इलाही के दौर में पंजाब फोरेंसिक जो है उसमें कहा गया था कि ये झूठ है, ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ का दावा गलत है, झूठ पर मबनी है, 3 इतरा से फायरिंग नहीं हुई, और ये भी झूठ है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गोलियां लगी हैं। वो प्रोग्राम क्या था वो भी सुन लें आप। 12th पॉइंट इसका है, 1 sealed parcel containing 4 plastic containers containing 2 deformed bullets, items B and B2, 1 small metallic piece, item B9, and 1 bullet jacket B10 recovered from the body of Mr. इमरान अहमद खान न्याजी। ये इससे चल रहा है पता कि उनको 4 बुलेट्स तो नहीं लगी, लेकिन 1 बुलेट के जो है वो कुछ पार्टिकल्स लगे, 3 के करीब पार्टिकल्स और 1 धाती। सर ये पॉइंट जरा एक्सप्लेन करें। पार्सल नंबर 12 था जो इमरान खान न्याजी साहब के बॉडी से निकला, उसमें यही मेंशन किया गया है कि ये बुलेट्स के पार्ट्स थे और 1 जैकेट का टुकड़ा था, यानी ये और 1 आहनी टुकड़ा, वो कोई भी हो सकता है, डेट वाज नॉट रिलेटेड टू बुलेट। इट मींस कि उनको 3 टुकड़े लगे और 1 आहनी टुकड़ा लगा। अब आ जाए प्राइमरी जो वकूआ है, वहाँ पे उस दिन उस वक्त चली हैं टोटल
12 2 14 14 14 जी 12 जो है वो चलिए नवीद की, उससे नवीद के पिस्टल से 30 बोर का पिस्टल है वो। ठीक है, तो इसका मतलब 3 अतराफ से फायर तो नहीं हुआ इस रिपोर्ट नहीं, के इस मुताबिक? रिपोर्ट के मुताबिक 3 अतराफ से फायर नहीं हुआ। 3 अतराफ फायर नहीं हुआ, 3 अतराफ ये हम से कैसे नहीं कह हुआ। सकते हैं? क्योंकि वेपन भी 2 यूज हुए हैं इसमें, एक एसएमजी जिससे 2 और निकली एक हैं पिस्टल। और एक पिस्टल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे जब हम देखते हैं एंट्री वोंड जो है वो हेड के ऊपर है, कान से थोड़ा सा ऊपर। तहरीक इंसाफ वाले मेरे भाइयों, 13 जून का प्रोग्राम जो आपको बहुत बुरा लगा है, ये हम इसका एविडेंस फोरेंसिक बंदे के साथ बिठा के पंजाब फोरेंसिक की परवेज़ इलाही आपके वज़ीर आला पंजाब के अंदर होने वाली रिपोर्ट की बुनियाद पे बता चुके हैं। हमने किसी को मिसगाइड नहीं किया। और आखिरी पॉइंट जो आपने बड़ा मजे का बोला है कि कामरान शाहिद की जानिब से मामले में अफवाज पाकिस्तान घसीटने के मुहरक़ात भी नाकाबिल फ़हम है। तो फौज को किसने घसीटा सारे मामले में, इसका तो सारी दुनिया जानती है किसने घसीटा। सुपर किंग कौन आपका बन के बैठा हुआ था, किसके नीचे आप लगे हुए थे, कौन आपके साथ था, कौन आपके साथ नहीं था। लेकिन इसमें अगर किसी को तकलीफ है तो फिर ISPR स्टेटमेंट देगी कि अगर मैंने फौज को किसी मामले में घसीटा तो उनकी स्टेटमेंट का वेट करना चाहिए। और आपको खुली ऑफर है, मेरे प्रोग्राम में आए, 1 to 1 आए, मैं आपकी तसल्ली कराऊंगा एविडेंस के साथ। जो इल्ज़ाम आपने लगाए मुझे दीजिए। नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।